मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की विच इज न्यूक्लियाई। हमने एटम्स तक बात कर ली थी। एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ लिए थे, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आए थे। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने डिटेल में बात करी थी। देन चैप्टर फिनिश किया था एक्सरेज के साथ। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एटम से थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं एक न्यूक्लियस की। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया था रदरफोर्ड ने। हम एटॉमिक मॉडल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने बताया कि भैया न्यूक्लियस नामक कोई चीज होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया वो कुछ ऐसा बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें वो दो बातें ये नहीं बता पाए थे। जस्ट अपने एक रिवीजन कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल का, क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो दो बातें वो नहीं बता पाए थे। एक तो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके लाइन स्पेक्ट्रम जो हमने देखी थी फोटोन्स के करस्पॉन्डिंग, वो क्यों होती है। और दूसरी बात वो नहीं बता पाए थे कि भैया अगर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो स्टेबल क्यों है, वो क्यों न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं गिर जाते। ये दो बातें वो नहीं समझा पाए थे, इसलिए मॉडल फेल हो गया था और बाद में बोर्स मॉडल आया था। ये सारी बातें हमने करी थी। अब हम चलते हैं बेसिक बेसिक बातों पे न्यूक्लियस की। तो पहली बात तो ये कि डिस्कवर किसने किया इसको। तो डिस्कवर कर लिया था इसको रदरफोर्ड ने। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं इसके? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो तो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, दूसरे होते हैं प्रोटॉन्स। इन दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर इन दोनों को साथ में बोलें तो कलेक्टिवली इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। न्यूट्रल पार्टिकल है, विदाउट एनी चार्ज। किसने इसको डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ये भी आप जानते ही हैं, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kgs। दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर प्रोटॉन की बात करो तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इस पे? प्लस ई के बराबर। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज इस पे होता है, बट पॉजिटिव। किसने डिस्कवर किया इसको? गोल्डस्टीन ने। अच्छा, मास कितना होता है इसका? बेसिक बेसिक बातें, मास कितना होता है इसका? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका मास होता है। ठीक है। अच्छा देखो, तुम दोनों का मास कंपेयर करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। कौन ज्यादा कौन कम? देख पा रहे हो आराम से? मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट उसको लेस देन भी बोल सकते हैं। लेस देन और ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जब हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं तब हम इन दोनों को लगभग बराबर ही मान के चलेंगे। कितना मानेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs के बराबर। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करो न्यूक्लियस की, कैसा होता है? जो भी एलिमेंट है उसके लिए यहाँ Z और यहाँ A, या फिर इसको इधर भी लिख सकते हैं Z और A, ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स तो हो गया सिंबल, जैसे कार्बन के लिए C लिखोगे, आयरन के लिए Fe लिखोगे, तो ये तो हो गया सिंबल ऑफ द एटम। और Z क्या होता है जानते ही आप लोग सब? Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें है उसको बोलोगे आप एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे ए क्या होता है? दिस इज एटॉमिक मास नंबर। ये क्या होता है? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अंदर हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसा आप बोल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या ऐसा आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों मिला के आपका बनता है टोटल ए। क्लियर यहां तक सारी बातें? अच्छा, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो
या एटॉमिक मास को आप अगर बोलो तो कैसे बोलते हैं, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। ये तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 kgs। अब अगर ध्यान से देखो तो ये फिर से वो जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने लिखा था उसी के लगभग वैल्यूज बन रही है। वो भी 1.67 था, ये 1.66 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो कई बार आपको ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 AMU। ये चीजें भी कई बार दिखी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये केजी में ना लिख के इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के साथ यूनिट में लिखा जाए तो लिखा जाएगा 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर। ये भी इसके लिए एक मास की यूनिट आती है। तो कई बार क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले क्वेश्चन यूनिट चल रही होती है तो आप सीधा मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इतना ले सकते हैं, 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है। तो वैल्यूज ध्यान रखनी जरूरी है आपके लिए, इससे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उनको बोलेंगे आइसोटॉप्स, ठीक है। ऐसे ही आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स जिसमें सेम न्यूट्रॉन हो बट एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो। ऐसे आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं जिसमें मास नंबर सेम हो लेकिन जेड अलग अलग हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हो लेकिन टोटल जो अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं वो बराबर हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन इक्वल था, यहाँ पे न्यूट्रॉन इक्वल था, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल था दो न्यूक्लियाई में। तो ऐसे दो न्यूक्लियाई को अपन ये सारी बातें बोल सकते हैं। क्लियर। आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पे कि न्यूक्लियस की साइज क्या रहती है। तो ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास रहती है। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी भी बोलते हैं। तो फर्मी इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस इज गिवन बाय r इक्वल टू r0 a पावर 1/3। अब ये जो a है ना, ये है मास नंबर। तो हम जानते हैं हर एक एलिमेंट के लिए मास नंबर चेंज होता है, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जितना ज्यादा ए होगा उतनी ज्यादा इसकी रेडियस होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे चलते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स की साइज भी बढ़ती जाती है, क्योंकि रेडियस यहाँ से अपन देख पा रहे हैं इंक्रीज होती जा रही है। ओके, आर नॉट एक कांस्टेंट है, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इसकी वैल्यू है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है। ए एटॉमिक मास नंबर। ओके, अब बात करें अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो भी मास इसका है न्यूक्लियस का, वो किस किस से बनेगा, प्रोटॉन के मास से प्लस न्यूट्रॉन के मास से, ये बनने वाला है। अच्छा, अगर दोनों का मास लगभग इक्वल है जो हमने अभी देखा था, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर कितने हैं, ए। एक पार्टिकल का मास, लेट्स से मास ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल मास कितना हो गया इसका, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ए इंटू एमपी। अच्छा, न्यूक्लियस एक स्फीयर है जिसकी रेडियस यहाँ पे आपको दे रखी है। अगर इसका वॉल्यूम लिखना तो क्या लिखूंगा, 4/3πr क्यूब। देखो डेंसिटी कितनी बनती है, मास बाय वॉल्यूम, आर की जगह मैंने डाला r0 a पावर 1/3, इसका क्यूब किया तो ये a पावर 1/3 और क्यूब बचा a से ऊपर नीचे कैंसिल हो गई ये पूरी चीज। तो ध्यान से देखो क्या बचा आपके पास, 3mp/4πr0 क्यूब के बराबर। और ये एक पूरी कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ प्रोटॉन पाई और r0, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी है वो लगभग लगभग सेम ही होती है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कोई भी एलिमेंट ले लो, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और देखो डेंसिटी बहुत ज्यादा भी है, आप देख पा रहे हो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी के हिसाब से चलता है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इतनी हाई डेंसिटी का ये मटेरियल रहता है न्यूक्लियस। वो तो अच्छा है कि जो एटम्स है उसमें खाली स्पेसेस रहते हैं, इस वजह से अपनी सारी चीजें बहुत भारी नहीं हो गई हैं। अदरवाइज सोच रहे हैं अब कितना भारी होता है स्ट्रक्चर। तो
ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियाई ऑल almost all atoms have almost same density as nuclear density is independent of the mass number and atomic number. ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और जेड। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मास डिफेक्ट की। अब ये क्या है? ये है कि भैया ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूक्लियस का ऑब्जर्व्ड मास और एक्सपेक्टेड मास, इन दो में डिफरेंस मिला। न्यूक्लियस के केस में एक था एक्सपेक्टेड मास। एक्सपेक्टेड मास मतलब भाई न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो इसका अगर मैं एक्सपेक्टेड मास लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? कितने प्रोटॉन्स? जेड प्रोटॉन्स, तो जेड इंटू एमपी। कितने न्यूट्रॉन्स? तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये इसका एक्सपेक्टेड मास था कि इतना मास एक न्यूक्लियस का होना चाहिए। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो एम ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व कैसे मिला? तो आपने एक एटम का मास देखा पहले, एटम का मास लिख लो एम एटम। उस एटम के मास में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का मास हटा दूं तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें? जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब ऑब्जर्व क्या हुआ? ये देखा गया कि भैया ये जो ऑब्जर्व मास है ना, ये कम मिला एक्सपेक्टेड मास से। अरे तो गड़बड़ हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो एक्सपेक्टेड मास था कि कितना प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स अंदर हैं, इनको मिला के आपने एक्सपेक्टेड मास बनाया था। लेकिन एक्चुअली जो मास मिला आपको वो क्या मिला? इस एक्सपेक्टेड मास से कम मिला। तो भैया ये मास गया कहाँ? भाई होना तो चाहिए था इतने प्रोटॉन्स इतने न्यूट्रॉन्स, इसके हिसाब से टोटल मास बनना चाहिए था। और यही मास आप जब एक्चुअली आप देखते हैं तब होना भी चाहिए था, पर नहीं हुआ ऐसा। तो ये मास कहाँ गया? ये मास गया एनर्जी की टर्म पे। तो उस पर आगे बढ़ते हैं, पर पहले अब लिख लेते हैं कि ये मास डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ जो आ रहा है वो यही है, दिस मास डिफेक्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। ये होता है मास डिफेक्ट। अगर इसको यहाँ लिखें तो मास डिफेक्ट को लिखा जाता है डेल्टा एम से। क्या लिखूंगा एक्सपेक्टेड की जगह? एक्सपेक्टेड था z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये था एक्सपेक्टेड। माइनस ऑब्जर्व कितना आया? मास ऑफ एटम माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका आ गया मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, आपको यह लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी आगे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम रेडिएशन आगे पढ़ेंगे, अल्फा डी के बीटा डी के, उन सब में मास डिफेक्ट हम लिखेंगे। तो मास डिफेक्ट लिखना आपको आना चाहिए कि एक्सपेक्टेड कितना था और ऑब्जर्व कितना मिला। कैसे लिखना एक्सपेक्टेड? न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो उनका मास आप लिखोगे एक्सपेक्टेड। फाइनली ऑब्जर्व कैसे लिखोगे? एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन्स का मास, या जो भी पार्टिकल्स वहां से निकले हैं उनका मास। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए कैसे लिखना है। अब ये मास डिफेक्ट का हुआ क्या, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड minimum energy required to break the nucleus into its constituent particles। कि अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है तो कम से कम इतनी एनर्जी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। ठीक है, या इसका उल्टा भी बोल सकता हूं मैं, इसको और क्या बोला जा सकता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released during the formation of nucleus, during the formation of nucleus by its constituent particles
and bringing them from infinite separation. तो ये जो एनर्जी तब रिलीज हुई होगी जब न्यूक्लियस बना होगा, इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी वैल्यू होती है, दिस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है अब कि दिस बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वही यहाँ पे हमने यूज की है। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू आती है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 931 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि वो जो एनर्जी या वो जो मास वहां पे कम आ रहा था, एक्सपेक्टेड मास से कम आपको ऑब्जर्व्ड मास मिल रहा था, वो क्यों मिला? क्योंकि जब ये न्यूक्लियस बना तो वो मास एनर्जी के रूप में बाहर निकल गया था, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिली। तो न्यूक्लियस जब फॉर्म हुआ, वो एनर्जी बाहर गई, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के नाम पे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ डेल्टा एम को आपको एएमयू में डालना पड़ेगा, तो आपको जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिस एलिमेंट के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। सोचो, एक एलिमेंट है जिसके टोटल न्यूक्लियन मतलब मास नंबर उसका अगर देखो, ए देखो, तो इसका ए अगर 50 है और दूसरा जिसका ए 100 है, और इन दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लेट्स से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये भी इधर भी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो आप खुद सोच के बताइए कि यहाँ 50 पार्टिकल्स हैं जिनको स्टेबल बनाने के लिए, रोक के रखने के लिए 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज की गई। या आप उल्टा सोचिए कि इन 50 पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए ये 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और सोचो, इसमें ये 100 पार्टिकल्स हैं, इनको तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहाँ एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है? एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। मतलब आप सोचो कि यहाँ से अगर एक पार्टिकल मुझे निकालना है ना, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 100/50 के बराबर, विच इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि यहाँ से अगर एक पार्टिकल निकालना है तो मुझे 100/100 मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेरा काम चल जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा कहलाएगा? ये ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, वो एलिमेंट जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल कहलाता है। तो लिख लीजिए, इफ बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is more for a nucleus, then it is more stable. ठीक है, ऐसा। तो अगर आप रेशियो में लिखो तो बाइंडिंग एनर्जी बाई ए अगर 1 के लिए ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी बाई ए फॉर 2, तो आप लिख सकते हैं 1 इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये सारी बातें अपन यहाँ कर सकते हैं आराम से। क्लियर हो गई बात? अब इस बाइंडिंग एनर्जी की टर्म पे हम बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स स्टेबल हैं, कौन से नहीं है, और जो स्टेबल नहीं है वो क्या क्या करते हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो एक ग्राफ इनका बनाया गया। ग्राफ किसके बीच में है? देखिए, ग्राफ है मास नंबर पे ए के साथ, और इधर क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए, ऐसा एक ग्राफ यहाँ पे बनाया गया। अब जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से ग्राफ शुरू किया तो पहला एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन के केस में ए कितना है? एक प्रोटॉन उसके अंदर है। ठीक है, फिर हीलियम आया तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। ऐसा वो लगातार चल रहा है। तो ए अगर बात करो तो
1 से शुरू होके आगे तक बढ़ता गया, 4 फिर आगे 8, ये सब आगे चलता रहा। ठीक है, इस केस में जो ग्राफ बना ना, वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, जैसा आप देख पा रहे हैं। एक बार तो स्टीप इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में एक स्टीप इंक्रीमेंट था। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कब मिली? जब ये ग्राफ यहाँ आयरन के करस्पॉन्डिंग था, मतलब इस केस में जब 56 इज द नंबर, 56 अगर ए है, उस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे मैक्सिमम मिली। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये यहां से यहां तक का जो रीजन है ना, इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग यहाँ पे चल रही है। इससे नीचे वाले रीजन में बाइंडिंग एनर्जी कम है, और इसके बाद वाले रीजन में भी बाइंडिंग एनर्जी लगातार कम हो गई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि स्टेबिलिटी दिखाती है, वो लगातार कम हो गई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन से कहलाएंगे? जो इस रीजन में है वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कहलाएंगे, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। अच्छा, इससे इधर वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, और इससे इधर वाले जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत कम है। तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं और ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है बात? अब ये स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाते हैं? अच्छा, इनकी कुछ वैल्यूज देख लो जहां लिखी हुई गई है। जो आयरन है, have 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, सबसे ज्यादा होती है आयरन के केस में, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो आयरन से हैवी हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूक्लियर फिजन की तरफ चलते हैं। जो आयरन से हल्के हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्यों? सोचो, यहाँ दो एलिमेंट्स ले लो आप, छोटे छोटे दो एलिमेंट्स है जिनका ए जो है बहुत कम है। जो स्टेबल ए है वो इस रेंज में आ रहा है, 50 से 80 वाली रेंज में। 50 से 80 वाली जो रेंज है, ये स्टेबल ए वाली रेंज है। तो सोचो, इससे कम वाले जो हैं वो क्या करेंगे? वो आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, मिलके एक बड़ा ए नंबर बनाना चाहेंगे ताकि वो भी स्टेबल बन सके। तो मान लीजिए यहाँ पे एक है 20 वाला, एक 30 वाला, एक 25 वाला, इन सब ने मिल लिया आपस में, ये आगे इस रेंज में। इस रेंज में आते ही ये फ्यूजन करके स्टेबल बन गए। ऐसे ही जो यहाँ पे थे, हायर ए साइड पे थे, उन्होंने क्या किया? मान लीजिए यहाँ पे 120 वाला एक है, 120 ए नंबर वाला एक एलिमेंट यहाँ पे है। उसने क्या किया? अपने आप को तोड़ लिया दो अलग अलग एलिमेंट्स में। वो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो दोनों इस रेंज में मिल रहे हैं। जैसे 120 वाला था, तो मान लीजिए वो 60 और 50 और 70 वाले दो एलिमेंट्स में टूट गया। तो 50 और 70 में जब टूटा तो दोनों इस रेंज में आ गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए एलिमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? या तो वो जुड़ सकते हैं जिसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, या वो टूट सकते हैं जिसे आप न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्लियर? तो यही बातें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन चीजों पे या इन चीजों को अफेक्ट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या क्या चीजें कोई एलिमेंट कर सकता है। तो उसमें जो पहली चीज आती है वो आती है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अभी रेडियो एक्टिविटी क्या है? पहली बात तो ये, जिसने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में, वो किया था हेनरी बैकरेल ने। हेनरी बैकरेल ने ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी एलिमेंट्स में। ये होता क्या है रेडियो एक्टिविटी? तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कि एक एलिमेंट रखा हुआ है, अचानक से उसमें से एक रेडिएशन बाहर आ गया। वो रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है। अल्फा पार्टिकल आ सकता है, बीटा पार्टिकल आ सकता है, गामा रेडिएशंस बाहर आ सकती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अनस्टेबल था। ये रेडिएशन रिलीज करने के बाद या एमिट करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में रदरफोर्ड ने स्टडी किया। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया, रेडियो एक्टिव डीके में जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल निकाल सकता है या बीटा पार्टिकल निकाल सकता है, और इसके बाद फिर वो कुछ एनर्जी और रिलीज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गामा पार्टिकल्स। और उसके बाद वो
कन्वर्ट हो जाएगा एक मोर स्टेबल न्यूक्लियस में। ठीक है, तो रेडियोएक्टिविटी होती क्यों है? अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाने के लिए। अब इसमें अगर बात करें कि ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह क्या क्या है, तो पहले मैं आपको रेडियोएक्टिव की डेफिनेशन दे देता हूं। यहाँ पे ये वही सारी बातें हैं जो अभी अपन ने बोली थी, ये आपके सामने लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह होते क्या क्या हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल इज, ये होता है डबली चार्ज्ड हीलियम, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है ये? हीलियम न्यूक्लियस। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस विल बी 2He4 ऐसा, या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हीलियम एटम हो गया, He+2 ऐसा लिखा जा सकता है, डबली चार्ज हीलियम एटम। दिस इज अल्फा पार्टिकल। ओके, इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो इसके अंदर दो तो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। ये अल्फा पार्टिकल होता है टोटल, दो प्रोटॉन्स प्लस दो न्यूट्रॉन्स के बराबर। अच्छा, अगर इसका मास देखा जाए तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? तो बेसिकली आपने हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, तो मास कैसे लिखोगे? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ हीलियम एटम, तो मास ऑफ 2He4 माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम में से आपने दो मास इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जो उनकी लगभग लगभग मास से सेम होते हैं, तो चार टोटल पार्टिकल हो गए, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली हम जानते हैं ये कैसा होगा, ये ऑब्जर्व्ड होगा और ये एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मास ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? इसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, तो इसका आप चार्ज लिखोगे +2E के बराबर, ये इसका चार्ज हो गया। अच्छा, बीटा पार्टिकल की अगर बात करें तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? दो टाइप के बीटा पार्टिकल्स अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो पहला है वो है बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा। बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। मास हम जानते ही हैं इसका कितना होता है, मास इसका हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और चार्ज कितना होता है इसका? -E के बराबर, ये हम जानते हैं। एक जो पार्टिकल होता है बीटा, होता है बीटा पॉजिटिव, जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। इसका भी जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो +E होता है। तो ये प्रोटॉन से अलग हो गया, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग होता है और पॉजिट्रॉन का मास अलग है ना। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, चार्ज भले ही सेम है प्रोटॉन का और इसका, लेकिन मास में डिफरेंट है, इसलिए दो ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ओके, तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। एक पेज में यहाँ पे ऐड करता हूँ। एंटी पार्टिकल्स क्या है? A particle is called antiparticle of other if on collision both are annihilate and convert into energy. इसका मतलब जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सिर्फ एनर्जी वहां पे बचेगी। ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं अपन एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने कभी अगर साइंस के उस पे डिस्कवरी पे सुना हो तो बोलते हैं कि स्पेस में एंटी मैटर भी है। तो मैटर और एंटी मैटर मिलके वहां पे नथिंग, ऐसे बिल्कुल जीरो, कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पे बोलते हैं। कई सारी थ्योरीज ऐसी भी है। तो वही है यहाँ पे एंटी पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल वो होता है कि अगर दोनों मिल जाएं तो वहां पे मिलने के बाद दोनों कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सिर्फ एनर्जी वहां पे बचेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो उसका एंटी पार्टिकल हो गया पॉजिट्रॉन। और ऐसे ही
एक आएगा न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं जल्दी से यहाँ पे। ये डेफिनेशन आपके सामने आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन हो गया, क्योंकि देखिए इनका चार्ज -e और +e है और मासेस दोनों के सेम है, ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। ऐसे न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, एक को न्यू से दिखाते हैं, एक को न्यू बार से। ये दोनों भी एंटी पार्टिकल्स हैं, इनको भी अपन आगे जब बीटा डी के पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों भी काम आएंगे। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अब आते हैं गामा पार्टिकल पे। तो गामा पार्टिकल सीधा सीधा अपना फोटोन है। गामा पार्टिकल्स क्या है? फोटोन्स। गामा पार्टिकल्स एनर्जेटिक फोटोन्स हैं। याद है आपने जब ईएम वेव्स पढ़ा था तो उसमें लास्ट में गामा रेडिएशंस लिखे थे। शुरू करते थे आप रेडियो वेव से, फिर माइक्रोवेव्स, फिर आप आते थे इंफ्रारेड पे, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और लास्ट में आती थी गामा रेज। तो वही है गामा पार्टिकल्स, नथिंग बट फोटोन्स, हाई एनर्जी फोटोन है ये। और इनकी जो एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ऑर्डर में एनर्जी होती है। ठीक है, इतने एनर्जेटिक ये होते हैं। और इनका रेस्ट मास फोटोन का हम जानते ही हैं, रेस्ट मास कितना होता है इनका? 0। तो रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। ये चीजें अपन सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब चलते हैं रेडियो एक्टिव डीके की तरफ। बात करते हैं अल्फा डीके की सबसे पहले। रेडियो एक्टिव डीके, अब ये क्या है? इसको पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं एक एनर्जी की, क्यू वैल्यू की। जो यहाँ पे क्यू देखो लिखा हुआ है, दिस क्यू। क्यू क्या है ये? पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्यू वैल्यू। तो अभी हमने बोला था कि रेडियो एक्टिविटी मतलब, रेडियो एक्टिव डीके मतलब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल के स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। इसे बोला था आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसे बोला था रेडियो एक्टिविटी, है ना? यही बातें हम यहाँ करने वाले हैं। अल्फा डीके कब होगा, बीटा डीके कब होगा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, ये सब कब कब पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो उससे पहले क्यू वैल्यू क्या है? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस। दिस इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डीके प्रोसेस। डीके मतलब टूट जाना, वही अल्फा पार्टिकल का बाहर निकल जाना है, बीटा पार्टिकल का बाहर निकल जाना, इसे बोलते हैं डीके। तो क्यू वैल्यू कितनी होगी? अगर एनर्जी की बात करो तो क्यू वैल्यू कितनी होगी? तो जितनी पहले एनर्जी है और जितनी बाद में एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस इज द क्यू एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं क्यू वैल्यू इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेस्ट मास एनर्जी वही आपने जो लिखा था, डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वहां से अपन इसको लिखने वाले हैं। ओके, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? ये जो क्यू वैल्यू है, जो डीके के बाद एनर्जी रिलीज हुई है, ये किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो दिस एनर्जी इज अवेलेबल in the form of kinetic energy of the products। जो एनर्जी यहां से रिलीज हुई इस डीके में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ओके, अब अपने को ये हर एक डीके में इस क्यू की वैल्यू अपने को देखनी है, कितनी एनर्जी वहां से रिलीज होती है। ठीक है, अब ये कैसे देखा जाएगा? तो अपन आगे बढ़ते हैं इस पे। अब जो अल्फा डीके है वो है क्या बेसिकली, इस बारे में अगर बात करें तो क्या है, यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एक न्यूक्लियस है जिसका Z एटॉमिक नंबर है और A उसका मास नंबर है। ठीक है, तो इसमें Z इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे ही Z प्रोटॉन्स होंगे। ओके, अब ये अनस्टेबल है, अभी अनस्टेबल है, तो इसने एक डीके किया, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He+, ये अभी हमने देखा ही था। तो He2+, इसका मतलब
इसमें 2 प्रोटॉन्स बाहर आ गए होंगे, 2 प्रोटॉन्स बाहर आ गए होंगे, तो अब अंदर क्या बचा होगा? जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बचा उसमें क्या क्या रहा होगा? इसकी अगर इक्वेशन हम लिखें अल्फा डीके की, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x जो आपका एलिमेंट था जिसका z और a यहाँ पे था, वो जब टूटा होगा तो y में टूटा होगा, प्लस 2He4, ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला होगा और कुछ एनर्जी भी साथ में रिलीज हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो y के लिए क्या बचा? तो y के लिए हमेशा ये इक्वेशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके हिसाब से यहाँ आप लिखोगे, जितने नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक मास है उसके हिसाब से आप ये भी फिल करोगे। तो फिल कैसे करेंगे? टोटल z था, इसमें से 2 ये ले गया, तो यहाँ कितना बचा होगा? z-2 के बराबर। ऐसे ही टोटल a था, इसमें से 4 अल्फा के साथ निकल गए, तो यहाँ कितना बचा? a-4 के बराबर। क्लियर बात? इस तरीके से आप इसको लिखने वाले हो। मैं सबको एक ही तरीके का नोटेशन में लिख लेता हूँ, 2He4। ये आपकी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की या अल्फा डीके की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन मास देखें तो रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट खाली ये जो आपका एक्स है वो है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है? वाई और अल्फा पार्टिकल, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके। हमें पता है कि क्यू वैल्यू कैसे लिखी जाती है? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। तो मान लिया कि जो मास ऑफ एक्स एटम है वो कितना है? mx। mx क्या है? मास ऑफ एटम x z a, इसका मास ये था। ओके, m बाय क्या है? m बाय इज मास ऑफ एटम y z-2 a-4, इसका मास ये है। ओके, और मास ऑफ He ये क्या है? दिस इज मास ऑफ एटम जो हीलियम वाला है, जो अल्फा पार्टिकल आपने लिखा है ये 2He4। ये सारी बातें आ गई। तब अगर Q वैल्यू आप लिखेंगे तो Q वैल्यू क्या लिखेंगे? Q वैल्यू इज इक्वल टू, ये था रिएक्टेंट्स का एनर्जी माइनस प्रोडक्ट्स की एनर्जी। तो रिएक्टेंट में खाली X था, और X का न्यूक्लियस अगर देखो तो क्या लिखोगे X के न्यूक्लियस के लिए? X का न्यूक्लियस इज, टोटल मास इसका है mx। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जितने प्रोटॉन्स, z प्रोटॉन्स है तो z इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो zme। ये हो गया न्यूक्लियस का मास, क्योंकि अपने को यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियस की एनर्जी लिखनी होती है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का मास x के केस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस, अब बात करते हैं अपन रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट में क्या क्या है? तो रिएक्टेंट में एक तो Y है और दूसरा ये अल्फा पार्टिकल है। अगर Y के न्यूक्लियस का मैं मास लिखूं तो एटम का मास तो है ये my, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? Z-2। तो माइनस करूंगा तो मुझे न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। मैं इसको लिखूंगा my माइनस कितने? Z-2 इंटू me। ये आ गया एक रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? अल्फा पार्टिकल। इसके लिए अगर लिखूंगा तो इसका मास है MHE, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? -2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा इसका, क्लियर, इनटू c²। ये आपकी बन गई टोटल इक्वेशन Q वैल्यू के केस में। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करो तो देखो क्या क्या बनता है। यहां से ZMe बन रहा है, यहां से Z-2Me है, और यहां से 2Me है। तो Z-2 और ये 2, ये दोनों मिलकर तो हो गया Z, और इधर है -ZMe। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली सारी चीजें हैं ये हो जा रही है कैंसिल। तो बच क्या रहा है आपके पास? दिस Q इज इक्वल टू mx माइनस my माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम एटम इंटू c²। दिस इज द Q वैल्यू जो अल्फा डीके के केस में आपके पास बन रही है। क्लियर?
अब ये क्यू वैल्यूज लिखने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हमेशा, तो आपको लिखना आना चाहिए, एटम से न्यूक्लियस का मास लिखना आना चाहिए, और फिर न्यूक्लियस के मास से आप क्यू वैल्यू तो लिख ही पाएंगे आराम से। अब बात करते हैं कि इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाए। तो भैया हम जानते ही हैं कि क्योंकि एक्स वाला जो पार्टिकल था वो इनिशियली रेस्ट पे था, जो ये एटम आपने बना रखा है यहाँ पे, ये जो एक्स एटम है ये इनिशियली रेस्ट पे था, इसी में से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो अब जो दोनों प्रोडक्ट्स बने ये वाई और अल्फा, इन दोनों का एक मोमेंटम रहा होगा, और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसी को अपन यूज करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जीज निकालने वाले हैं। क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज जीरो तो फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ p इज इक्वल, मोमेंटम ऑफ y इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अपन ने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, पहली बात तो मोमेंटम ऑफ y पार्टिकल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो दोनों तरफ स्क्वायर करके ये भी इक्वल होता है, और हम जानते ही हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन p स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू k, या p स्क्वायर इक्वल टू 2mk। यहाँ पे k क्योंकि और भी जगह यूज हो रहा है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पे t ले लिया है। ठीक है, t इज यूज फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इक्वल टू 2m t के बराबर। ओके, इससे अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, दिस 2m अल्फा टी ए इक्वल टू 2m वाई टी वाई, दोनों के लिए हमने ये बराबर कर दिया। अगर इससे एनर्जी की बात की जाए तो टोटल जो एनर्जी निकली वो किस फॉर्म में निकली, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये भी आपको पता है, यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एम अल्फा टी अल्फा इक्वल टू एम वाई टी वाई, ये भी यहाँ से दे रखा है। इन दोनों को अगर मैं यूज करूं तो Q की टर्म्स में मेरे को फाइनल आंसर मिल सकते हैं। फाइनल आंसर क्या मिलेंगे, दिस T for alpha particle, kinetic energy for alpha particle is equal to mass of y divided by mass of alpha plus mass of y into q, और ऐसे kinetic energy of y मिल जाएगी आपको mass of alpha particle divided by mass of y plus mass of alpha particle into q के बराबर। तो ये आपको दोनों काइनेटिक एनर्जीज मिल चुकी हैं। और ऐसे ही आप इनको अगर एक ही टर्म में लिखना चाहो तो मास आप कैसे लिख सकते हो, हमेशा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो अंदर हैं। डेंसिटी सबके लिए सेम रहती है न्यूक्लियस की, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा इसको मास नंबर की टर्म में। तो y में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, a माइनस 4 के बराबर, तो ये आ जाएगा a माइनस 4 डिवाइड बाय अल्फा में कितने हैं 4, और y में ये दोनों मिलके टोटल कितना बन रहा है, टोटल मिलके बन रहा है a के बराबर, क्योंकि ये x से मिलके बने हैं दोनों, ये हो गया a। तो काइनेटिक एनर्जी आप अगर अल्फा पार्टिकल के लिखोगे तो लिख सकते हो a माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू, और ऐसे अगर काइनेटिक एनर्जी आप y के लिए लिखोगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 बाई ए इंटू क्यू के बराबर। ये दोनों चीजें यहाँ पे अपने को समझ में आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखा गया कि भैया अगर ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले हैं, इन पार्टिकल्स को अगर, इन अल्फा पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। आप कोई भी न्यूक्लियस उठाओ, मतलब आपने एक वहां पे लेट्स से बहुत सारे एक सैंपल वहां पे रखा हुआ है, उस सैंपल में बहुत सारे एक्स न्यूक्लियस होंगे, एक्स एटम्स होंगे, वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे, और उस सारे अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे, उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखी जाए तो सेम मिल रही है। अल्फा पार्टिकल की सबकी काइनेटिक एनर्जीज सेम मिल रही है, क्यू वैल्यू भी हमने देखी, क्यू सबके लिए सेम आएगा, और उसके हिसाब से हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी सेम मिलनी चाहिए थी। और हम जानते हैं कि अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी सेम होगी तो अगर मैं उनको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊं तो उनको एक सर्कुलर पाथ में मूव होना चाहिए, और वो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस लिखी जाती है वो लिखी जाती है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी के बराबर। ये हम जानते हैं, एम वी बाई क्यू, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e इंटू बी के बराबर, या एम वी को हम क्या लिख सकते हैं √2 mk के बराबर, के यहाँ आपने टी लिया था वो ले लीजिए, बाई 2e ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
एक्सपेरिमेंट करके जब देखा गया तो मिला कुछ और। एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि जो अल्फा पार्टिकल्स उस सैंपल के करस्पॉन्डिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट आपने बहुत सारे वहां पे एक्स एटम्स रखे हुए थे, उन सब से अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। उन सारे अल्फा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी, क्योंकि ये सब यहाँ से चलना शुरू हुए थे लेकिन सब ने अलग अलग रेडियस का सर्कल कवर किया। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन सब की वेलोसिटी अलग अलग हो, एम वी बाई क्यू बी, या उन सब की काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भैया ये सब तो अलग अलग लोकेशन पे पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब बात की गई तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट के वाई नहीं थे। ये क्या हुआ, पहले जो एक्स पार्टिकल था वो वाई में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो वाई एक्साइटेड स्टेट वाला वाई था। अब अगर एक्साइटेड स्टेट वाला वाई था तो ये और स्टेबल होने के लिए फिर से एक फोटोन रिलीज करेगा, जैसा कि हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये जो एक फोटोन रिलीज कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी वहां पे और मिल रही है, और वो एनर्जी की वजह से ये सारे अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हैं। तो ये बात यहाँ देखी गई कि जो ये ट्रांजिशन होता है या जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डीके होता है एक्स से वाई तक का, उसमें बीच में एक स्टेट और बनती है वाई स्टार, जिसको मैं यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाई एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे रहता है और उसके बाद फिर एक ग्राउंड स्टेट की तरफ चलता है बाय रिलीजिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी, जिसको आप गामा पार्टिकल भी कहते हैं। तो हमने बोला था कि अल्फा बीटा गामा तीन रेडिएशंस यहाँ पे होते हैं, तीन डीके यहाँ पे होते हैं। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की टर्म में होते हैं, जबकि गामा एक एनर्जी है, फोटोन है। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलने के बाद भी एक गामा यहाँ से बाहर निकल सकता है, वो वाई स्टार के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में था, उसके करस्पॉन्डिंग ये फाइनली बाहर आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अब अगर टोटल क्यू वैल्यू लिखी जाए तो अब क्या लिखा जाएगा? मान लीजिए ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी है ई, फोटोन की एनर्जी कितनी है ई। तो अब अगर मैं टोटल क्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी जो वाई को मिली, काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल को मिली, और साथ में ये एनर्जी जो एक फोटोन के रूप में रिलीज हुई, ये मिला के टोटल एनर्जी है जो वहां से रिलीज हुई होगी। क्लियर है बात? और हमने क्यू को पहले लिखा था, जब हमने मास डिफेक्ट के केस में लिखा था, तो लिखा था एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई माइनस एम ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर, ऐसा वहां लिखा हुआ था ऐसे। तो अब अगर इन चीजों को अपन देखें, एनर्जी को फिर से अपन लिखने की कोशिश करें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, टी ऑफ वाई प्लस टी ऑफ अल्फा इक्वल टू क्यू माइनस ई। और अब अगर मैं डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज लिखूं तो लिखूंगा अल्फा के लिए ये हो जाएगा मास ऑफ वाई बाय एम वाई प्लस एम अल्फा इनटू क्यू माइनस ई। ये इज द एक्चुअल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके साथ सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल पा रहे हैं। ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम अल्फा बाय एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू क्यू माइनस ई के बराबर। तो दीज आर दी काइनेटिक एनर्जीज जो उन अल्फा पार्टिकल के पास एक्चुअली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होता है बीच में एक एक्साइटेड स्टेट भी मिलती है, और एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक गामा रेडिएशंस और होते हैं, उसके बाद ये फाइनली अपने फाइनल स्टेज वाई तक पहुंच पाती है। क्लियर बात? तो ये था पूरा आपका अल्फा पार्टिकल। इन्हीं से मिलते जुलते बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके भी आते हैं, उनको अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।